हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। आज है 21 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 21 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए हम लोग कल का क्विकली रिवीजन करते हैं। विश्व मस्तिष्क दिवस दोस्तों 22 जुलाई को मनाया जाता है, और ये कल मनाया जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की नई रैंक है 80वीं, और टॉप पर पहुंच गया है सिंगापुर। सचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल 27 मेडल जीते। बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया था। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ बनाए गए राजय कुमार सिन्हा। इसके अलावा अमेरिका ने भारत को अभी हाल ही में 105 प्राचीन कलाकृतियां सौंपी हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच में एमपीएक्स एक्सरसाइज हुआ। हवासोंग 18 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया नॉर्थ कोरिया के द्वारा। और अभी हाल ही में माइकल एस्क्राफ्ट ने ऑल टू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ ऋषि सुनक नामक पुस्तक जारी की। ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा एसजेवीएन को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन 1 मिनट में। डिटेल चाहते हो तो कल की वीडियो देखिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आज की डिटेल करंट अफेयर की। केंद्र सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में आईपीएस मनोज यादव को नियुक्त किया है आरपीएफ का यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नया महानिदेशक, नया डायरेक्टर जनरल। आईपीएस मनोज यादव दोस्तों इससे पहले ये हरियाणा के डीजीपी रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं, और अब इनको नियुक्त किया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नया महानिदेशक। क्लियर है? तो 31 जुलाई 2025 तक ये रहेंगे। संजय चंद्र जी की जगह पर आए हैं। संजय चंद्र अभी 31 जुलाई को इसी महीने ये रिटायर हो रहे हैं। रेलवे सुरक्षा फोर्स की अगर बात करें तो रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम लाया गया था 1957 में, जिसके तहत ये भारतीय रेलवे और रेल मंत्रालय और भारत सरकार पर का एक सशस्त्र बल है। पूरा कंट्रोल होता है भारत सरकार के पास आज के टाइम पर। ठीक है। आरपीएफ की स्थापना वैसे हुई थी 1872 में। ठीक है। और इसी टाइम पर आपको अगर पता हो तो जनगणना भी शुरू हुई थी। लॉर्ड मेयो का टाइम चल रहा था। लॉर्ड मेयो का टाइम चल रहा था, और इसी टाइम पर जनगणना की शुरुआत हुई थी। रेगुलर जनगणना बाद में चल करके 1881 में शुरू हुई, रिपन के टाइम पर। फिलहाल इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो नए महानिदेशक कौन है? मनोज यादव। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कौन सा कार्यालय दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बना? तो दोस्तों ये बन गया है सूरत डायमंड बोर्स, भारत में। भारत में आज के टाइम है दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस। अभी तक पिछले 80 वर्षों से अमेरिका का जो पेंटागन था, जो कि वहां का रक्षा मंत्रालय का एक समझ लो कि डिफेंस ऑफिस है, वो 80 सालों से बना हुआ था दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस, सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी। लेकिन अब सूरत डायमंड बोर्स बना है, जो कि इंडिया में बना है। ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बन गई है। यहाँ पर देखिए, अब आपके दिमाग में आएगा ये डायमंड बोर्स है क्या? तो देखो, सूरत जो है ये डायमंड सिटी के नाम से जानी जाती है। ठीक है। डायमंड बोर्स होता है दोस्तों एक प्रकार से समझ लो डायमंड का शेयर मार्केट, या डायमंड का समझ लो ट्रेडिंग मार्केट। ठीक है। जहां पर डायमंड की यानी हीरो की व्यापार की जाती है, व्यापार किया जाता है कि कहाँ पर कितना बेचा जाएगा, कहाँ पर कैसी डीलिंग होगी, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो इसे डायमंड बोर्स कहते हैं। सूरत में डायमंड आप जानते हो कि पॉलिश किए जाते हैं। दुनिया का समझ लो कि 90% से ज्यादा जो डायमंड पॉलिश है वो सूरत में किया जाता है, और यही वजह है कि सूरत में ये डायमंड बोर्स बनाया गया है। तो क्या अभी तक कहाँ पर था फिर? अभी तक ये डायमंड बोर्स जो था ये मुंबई में हुआ करता था। मतलब सूरत में पॉलिश होता था, उसके बाद मुंबई लाया जाता था, मुंबई में उसे ट्रेड किया जाता था। ठीक है। फिर दुनिया भर में भेजा जाता था। लेकिन अब सूरत में ही ये बना दिया गया है, गुजरात की सिटी सूरत में, जहां पर अब ये ट्रेड भी हो सकेगा, यानी वहां पर पॉलिश भी होगा और वहीं पर ट्रेड भी हुआ करेगा। ठीक है। तो ये गुजरात के सूरत में बनाया गया है, और दुनिया की सबसे बड़ी ये बिल्डिंग बन गई है। सूरत को दोस्तों वैसे विश्व की रत्न राजधानी भी कहा जाता है, डायमंड सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर 90% हीरे तरासे जाते हैं, यानी पॉलिश किए जाते हैं। ठीक है। निर्मला सीतारमण जी का एक बयान भी आया था, जिसमें बताया गया था कि अगर दुनिया में 15 हीरे कहीं पर बेचे जा रहे हैं तो समझिएगा उसमें से 14 हीरे जो हैं वो सूरत में तरासे गए हैं, या गुजरात में तरासे गए हैं, या इंडिया में तरासे गए हैं।
ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि भारत जो है ये कितना ज़्यादा अहम रोल निभाता है। फिलहाल ये मंजिल जो है 15 मंजिला इमारत है, 35 एकड़ की भूमि में फैली हुई है और प्रोजेक्ट के सीईओ रहे हैं महेश गढ़वी। इनका कहना यह है कि हमने कोई ऐसा कंपटीशन नहीं शुरू किया था कि पेंटागन को पीछे करना है। हमने बनाना शुरू किया और धीरे-धीरे जैसे-जैसे डिमांड बढ़ती रही, वैसे-वैसे ये बिल्डिंग की साइज़ बढ़ती रही और आज ऐसा आया कि ये 35 एकड़ भूमि में फैल गई है और बन गई है दुनिया की सबसे बड़ी इमारत। कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि पेंटागन को पीछे करना है। ठीक है? फिलहाल इसका उद्घाटन नवंबर में किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्लियर है? तो सूरत का डायमंड बॉर्स जो है ये भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। अगला, फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार किसने हासिल किया है? तो दोस्तों फीफा महिला विश्व कप 2023 होने जा रहा है और टीवी राइट्स इसके लिए भारत में हासिल कर लिया है डीडी स्पोर्ट ने। डीडी स्पोर्ट आप जानते हो दूरदर्शन का ही एक स्पोर्ट चैनल है, बहुत ही पुराना समझ लो, लेकिन अब देखो इसने टीवी राइट्स हासिल कर लिए हैं इस फीफा महिला विश्व कप का, तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉपुलर होगा अब इस आने वाले टाइम में और ज्यादा। यहाँ पर देखिएगा आर्टिकल है वरास्टारिया सब लाइसेंस फीफा वर्ल्ड कप विमेंस वर्ल्ड कप राइट टू फन कोड एंड डीडी स्पोर्ट। तो फन कोड और डीडी स्पोर्ट को ये मिला है टीवी राइट्स। ठीक है, आयोजन कहाँ पर होना है फीफा महिला विश्व कप का? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाना है। 20 जुलाई से शुरू हो चुका है, 20 अगस्त तक ये चलेगा। इस बार इसका 9वां संस्करण हो रहा है। अभी अगर चैंपियन की बात करें तो वर्तमान टाइम पर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए चैंपियन है, जो लगातार 2 बार से चैंपियन बना हुआ है। इस बार देखते हैं कौन बनता है। फीफा विमेंस का ये वर्ल्ड कप है। ठीक है, और इस बार सबसे बड़ी खास बात ये हुई है 32 टीमें इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो कि पहली बार हो रहा है विमेंस वर्ल्ड कप में। गौरव द्विवेदी जी ये प्रसार भारती के सीईओ हैं और यही जो है भारत में डीडी स्पोर्ट समझ लो इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि दूरदर्शन आता है प्रसार भारती के तहत। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये फीफा का महिला विश्व कप है। पुरुष विश्व कप की बात की जाए तो पुरुष विश्व कप अभी हुआ था 2022 में। पुरुष विश्व कप 2022 में हुआ था फीफा का, और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कतर में। और इसको जीता किसने था? जीता किसने था? अर्जेंटीना ने जीता था। किसने? अर्जेंटीना ने जीता था। ध्यान रखना, पुरुष विश्व कप आयोजन यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कतर में हुआ, जीता अर्जेंटीना फ्रांस को हरा करके। ठीक है, अब अगला वाला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यूएसए, कनाडा और कहाँ पर? मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर महिला विश्व कप की बात हो रही है। आगे, किस राज्य सरकार ने देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट प्राप्त करने के लिए वन वेब और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ समझौता किया? तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने दोस्तों सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट प्राप्त करने के लिए वन वेब के साथ समझौता किया है। भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, उसके साथ भी समझौता किया है। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, गुजरात में ये बनाया जाएगा सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट, और ये बनाएगी वनवेब कंपनी। वनवेब कंपनी दोस्तों एक कंपनी है जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करती है, ठीक वैसे ही जैसे स्पेस एक्स करती है। स्पेस एक्स आप जानते हो आज के टाइम पर इसका एक बहुत ही फेमस स्टारलिंक प्रोजेक्ट चलता है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत ये सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी आपने देखा रिसेंटली मंगोलिया ने भी इसके साथ साइन किया हुआ है एक समझौता, जिसमें वो भी चाहता है कि सैटेलाइट से इंटरनेट वहां मिले। तो फिलहाल सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करता है स्पेसएक्स जैसे, वैसे ही वनवेब भी करता है। वनवेब लंदन बेस्ड कंपनी है, स्पेसएक्स जो है ये अमेरिकी कंपनी है एलन मस्क की। भारत में ये ऐसे 2 सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित करेगी। एक तो जो शुरुआत वाला है वो गुजरात के मेहसाणा जिले में ही स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो लंदन बेस्ड कंपनी के साथ अभी ये डील हुई है। क्लियर है, और भारत सरकार की भी मंजूरी मिल गई है। तो शुरुआत इसकी 2023 के अंत तक हो जाएगी पहले वाले की, उसके बाद अगला वाला भी बनाया जाएगा। वनवेब की बारे में बात करें तो 2012 में ये कंपनी स्थापित हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, सीईओ है नील मास्टरसन, लेकिन इसके ओनर हैं दोस्तों भारतीय इंटरप्राइजेज। भारतीय इंटरप्राइजेज ये वही हैं जो भारत में जो एयरटेल कंपनी है ना, सुनील भारती मित्तल वाली, वही कंपनी के ओनर इसमें सबसे ज्यादा स्टेक रखते हैं, यानी 30% स्टेक जो है वो उनका है। तो एक प्रकार से देखा जाए कि भारतीय कंपनी है, लेकिन चूंकि स्थापित लंदन में हुई, मुख्यालय लंदन में है, सब कुछ है, इसे हम लोग कहते हैं कि यूके बेस्ड कंपनी है। ठीक है, चलो आगे यहाँ पर देखिए गुजरात के बारे में। गुजरात यहाँ पर आपको दिख जाएगा इंडिया के मैप में। गांधीनगर इसकी कैपिटल है, सीएम है भूपेंद्र पटेल बीजेपी पार्टी से, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ पर झीलों की बात करें तो कांकरिया झील है, नल सरोवर, हमीरसर झील, ठीक है, नेशनल पार्क में गिर नेशनल पार्क, वंशधार नेशनल पार्क, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कृष्णमृग राष्ट्रीय उद्यान वगैरह है।
लोक नृत्य में गरबा, डांडिया वगैरह होता है, यहाँ पर आयोजित किया जाता है, बहुत ही फेमस होता है। ताजमहल महसाणा यहाँ पर है। 33 जिले हैं, विधानसभा में 182 सीटें हैं, लोकसभा में 26 और राज्यसभा में 11 सीटें जाती हैं। राजकीय पशु है एशियाई शेर, राजकीय पक्षी है हंसावार, राजकीय पुष्प है गलगोटा। अगला, हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 की लिस्ट में भारतीय शहर मुंबई किस स्थान पर है? तो देखो, क्यूएस की वर्ल्ड बेस्ट स्टूडेंट सिटीज लॉन्च की गई है, यानी दुनिया में कौन से शहर स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट हैं, बेहतर है, तो उसमें मुंबई का स्थान बहुत पीछे है, 118वें पर है। आप देखो यहाँ पर टॉप 100 में भी कोई नहीं टिक पाया है, कोई इंडियन सिटी, ठीक है, क्यूएस की बेस्ट स्टूडेंट सिटीज की लिस्ट में। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस का, लंदन रिटेन इट्स नंबर 1 पोजीशन, यानी लंदन ने अपना पहला पोजीशन ये अपना रिमेन किया हुआ है, पिछले 5 सालों से ये बना हुआ है बेस्ट सिटी फॉर द स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो आप, क्यूएस जब भी रैंकिंग जारी करता है तो वो एक साल आगे की नाम से रैंकिंग जारी करता है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जैसे 2023 में लॉन्च की गई ना, तो उसमें लिखा रहेगा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। ऐसे ही अगर क्यूएस अभी देखो वर्ल्ड सिटीज रैंकिंग जारी किया है तो यहाँ पर 2024 आपको देखने को मिलेगा, वर्ल्ड बेस्ट सिटीज फॉर स्टूडेंट 2024, ठीक है। तो मुंबई 118वें स्थान पर है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन मुंबई जो है भारत में टॉप किया हुआ। पर अगर बात करें टॉप 3 की, तो लंदन है, टोक्यो है और सियोल दक्षिण कोरिया का शहर है, टोक्यो जापान में है, आप जानते हो, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बेस्ट स्टूडेंट की सिटीज का एक लिस्ट था। वैसे आप भी अगर बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहते हो जीएस में, तो आप जीएस सफलता बैच ले सकते हो। जीएस सफलता बैच 18 महीनों की वैलिडिटी के साथ है। इसमें जीएस के सारे सब्जेक्ट मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं और हर एक चैप्टर, हर एक जो कंटेंट है वो डिटेल में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये एमजेटी एजुकेशन का मोस्ट पॉपुलर बैच है, ई बुक भी इसमें फ्री में दी जा रही है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है, या फिर आप एमजेटी ऐप पर डाउनलोड करके वहां से जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हो कि एक बार जीएस बिल्कुल बेसिक से पढ़ा जाए और एडवांस लेवल तक पढ़ा जाए जिसके बाद कभी भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तो आप इस जीएस सफलता बैच को ले सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया हुआ है। ये आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको लेना चाहिए, आप इससे प्रिपरेशन कर सकते हो। यकीन मानो, एक बार ये बैच लेने के बाद आपको जीएस दुनिया में किसी और किताब से, किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, 2023 में हंगरी में आयोजित सुपर जीएम शतरंज 2023 टूर्नामेंट किसने जीता है? इसको जीत लिया है आर प्रज्ञानंदा ने। ये भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं और इन्होंने सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। ये हंगरी में आयोजित हुआ था। इन्होंने वहां पर 10 खिलाड़ियों को हराया और 10 खिलाड़ियों को हरा करके 6.5 अंक जो है इन्होंने स्कोर किया, जिसके बाद इस इवेंट में इन्होंने पहला स्थान हासिल किया। अच्छा, ये वही हैं जो 2022 में, अगर आपको पता हो, तो विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराए थे। ये हराने वाले तीसरे भारतीय बने थे। मैग्नस कार्लसन विश्व चैंपियन, सभी फॉर्मेट में ये विश्व चैंपियन रह चुके हैं और इनको जा करके इन्होंने हरा दिया था आर प्रज्ञानंदन ने, ठीक है। वैसे आनंद और हरिकृष्णा भी हरा चुके हैं, भारत के ही हैं, लेकिन ये तीसरे भारतीय बने थे। इससे भी पहले अगर बात करें तो 2016 में आर प्रज्ञानंदा जो है ये महज 10 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बने थे और उस टाइम पर ये सबसे विश्व के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे। वैसे आज के टाइम पर तो विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जो हैं वो हैं अभिमन्यु मिश्रा, लेकिन ये उस टाइम पर बने थे दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर। अच्छा, और अगर आपसे पूछा जाए भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आप बताएंगे डी गुकेश। याद रखना, अभिमन्यु मिश्रा जो है ना वो भारतीय मूल के, इसलिए नाम आपको लग रहा है भारतीय, वो हैं लेकिन अमेरिकी। क्लियर है? तो आर प्रज्ञानंदा ये हो गए। और पहला ग्रैंड मास्टर कौन है? भारत का पहला ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद 1988 में बने थे, है ना। अच्छा, एक चीज और, अभी विश्व शतरंज चैंपियनशिप मनाया गया, आप मुझे कमेंट करके बताओ किस तारीख को मनाया गया विश्व शतरंज दिवस, ठीक है। अगला, जुलाई 2023 में इन्वेस्ट इंडिया का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं दोस्तों निर्वती राय। मिस निर्वती राय को नियुक्त किया गया है इन्वेस्ट इंडिया का एमडी और सीईओ। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, ये इंटेल इंडिया की हेड रह चुकी हैं, फार्मर इंटेल इंडिया कंट्री हेड थी निर्वती राय, और इनको अब नियुक्त किया गया है इन्वेस्ट इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। तो इन्होंने भारत में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी डीपीआईआईटी की जो संयुक्त सचिव हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मनमीत के नंदा,
इनसे ये पदभार ग्रहण किया है और अब ये होंगी इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी और सीईओ। ठीक है, जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं दोस्तों, नियुक्तियों पर आपको एक वीडियो दी जाएगी। वैसे अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको सीजल सीरीज में कौन क्या है की एक वीडियो दी थी। उसमें जितने भी पद होते हैं मैक्सिमम पद के, चाहे वो सैन्य प्रमुखों के हो, भारत के जो राजनीतिक पद हों, सबको एक ही में कंपाइल करके दिया गया था। तो आपका अगर रिसेंट में कोई एग्जाम है तो आप वो वीडियो जरूर देख करके जाएगा। वैसे इन्वेस्ट इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष हैं राजेश कुमार सिंह, इनका भी नाम आप याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और, निरुति राय जो ये बनाई गई है ना एमडी और सीईओ, ये नारी शक्ति पुरस्कार भी जीत चुकी हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गृह लक्ष्मी योजना दोस्तों ये कर्नाटक राज्य सरकार की है। कर्नाटक राज्य सरकार ने अभी अनाउंस किया है कि वो गृह लक्ष्मी योजना जो है वो शुरू करेगी। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा 2,000 रुपए का प्रति महीने। ठीक है, यानी प्रति महीने 2,000 रुपए जो हैं ये वित्तीय सहायता की जाएगी महिलाओं के लिए वहां पर, यानी फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी इस योजना के तहत। तो इस योजना के तहत बताया जा रहा है कि 1,11,00,000 से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचेगा। इसके द्वारा सरकार 18,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और प्रतिमाह 2,000 रुपए की वित्तीय सहायता की जाएगी एक परिवार की एक महिला मुखिया को। ठीक है ना, मतलब परिवार की जो महिला मुखिया होगा उसको दिया जाएगा, ये नहीं कि मतलब सभी महिलाओं को, एक परिवार की एक महिला मुखिया महिला को। ठीक है ना, तो कर्नाटक सरकार की ये योजना है। अब कर्नाटक आया है, कर्नाटक देख लो, इंडिया के मैप में आपको यहाँ पर कर्नाटक दिख जाएगा। सिद्धारमैया ये नए सीएम हैं, ये कांग्रेस पार्टी से हैं, आईएनसी पार्टी से हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। बेंगलुरु में राजधानी है कर्नाटक की, थावरचंद गहलोत जी यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर झीलों की अगर बात करें तो पंपा सरोवर है, बेगुर झील है, बेलांदूर झील है। नेशनल पार्क में बांदीपुर नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है और नागरहोल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यक्षगान लोक नृत्य में बहुत ज्यादा फेमस है, पूछा जाता है। 31 जिले हैं, 224 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 12 सीटें जाती हैं यहाँ से, कर्नाटक से। राजकीय पशु है भारतीय हाथी, राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर, राजकीय पुष्प है कमल। ये अपना बॉर्डर देखिए किससे किससे शेयर करता है। तो इधर आप देखोगे ये छोटा सा राज्य है गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, इन सबसे ये बॉर्डर शेयर करता है। अगला, भारतीय मूल की 7 साल की स्कूली छात्रा मोक्ष राय ने किस देश के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों भारतीय मूल की एक छात्रा हैं और मोक्ष राय, इन्होंने अभी हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता हुआ है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा ये दिया गया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा ही पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार दिया जाता है। तो मोक्ष राय ने ये जीता हुआ है। ये देखिए, ये है मोक्ष राय। अब इनको क्यों दिया गया है? ये एक्चुअली में दोस्तों इन्वायरमेंट के लिए इन्होंने अपना एक कैंपेन शुरू किया है और इन्वायरमेंट इन्होंने मतलब एक कैंपेन शुरू किया है माइक्रो प्लास्टिक के खिलाफ, कि माइक्रो प्लास्टिक से जो प्रदूषण होते हैं उनके खिलाफ इन्होंने ये शुरू किया है। तो इनके इस योगदान के लिए, जो माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र स्थिरता पहल के लिए किया जा रहा है, इस योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। मोक्ष राय नाम है, ये नाम आप याद रखिएगा। साथ ही साथ ये दुनिया की सबसे कम उम्र की स्थिरता वकील के रूप में भी जानी जा रही है, मतलब कि सबसे कम उम्र की ये माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ एक्टिविस्ट बन चुकी हैं ये। ठीक है, 7 साल ही महज इनकी उम्र है। अच्छा, अभी पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार एक और व्यक्ति को दिया गया था, राजेंद्र सिंह धट्ट। राजेंद्र सिंह धट्ट को दिया गया था, याद हो अगर आपको, मैंने आपको इसी वीडियो सीरीज में बताया था, अभी कुछ दिन पहले ही बताया था। इनकी उम्र 101 वर्ष है और ये ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, भारतीय मूल के हैं राजेंद्र सिंह धट्ट, इन्होंने लड़ा हुआ था युद्ध। तो इनका मतलब कंट्रीब्यूशन जो है उसको पहचानते हुए, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, इन्होंने इनको भी दिया था अभी पॉइंट ऑफ लाइट का पुरस्कार। तो दोनों पुरस्कार आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर ओम प्रकाश कौल द्वारा लिखी गई पुस्तक राग प्रकाश का विमोचन किया है? तो डॉक्टर ओम प्रकाश कौल ने एक पुस्तक लिखी है राग प्रकाश। ठीक है, ये पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। इसको अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने लॉन्च किया है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है राग प्रकाश, हिमाचल सीएम सुक्खू रिलीज दिस बुक अंडर टाइटल। तो राग प्रकाश जो है ये पुस्तक लिखा गया है डॉक्टर ओम प्रकाश के द्वारा। बेसिकली डॉक्टर ओम प्रकाश दोस्तों ये गजल के बहुत ही फेमस जाने माने एक समझ लो गायक हैं। ठीक है, संगीत के क्षेत्र से आते हैं। ये राजकीय महाविद्यालय संजौली में ये संगीत के सहायक प्रोफेसर भी हैं। तो इन्होंने रागों का एक विशेष समूह का एक संग्रह बनाया और राग प्रकाश नाम की पुस्तक में कंपाइल किया। इसी पुस्तक को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है।
ठीक है, तो आपसे या तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस पुस्तक को लिखा कौन है, दूसरा टाइप से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार के गायक क्षेत्र से संबंधित है, गायन क्षेत्र से संबंधित है। तो आप बताएंगे गजल से इनका संबंध है, ठीक है ना, गजल से संबंध है और ये बहुत ही फेमस संगीतज्ञ हैं। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजकीय महाविद्यालय संजौली में। क्लियर है, ये टॉप 10 क्वेश्चन रहे आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को रोजाना देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए, पिछले कुछ दिनों में जो चर्चे में रही थी पुस्तकें उनको देख लेते हैं। राग प्रकाश डॉक्टर ओम प्रकाश कौल ने लिखा। ऑल टू प्ले फॉर एडवांस ऑफ ऋषि सुनक, इसको माइकल स्क्राफ्ट ने लिखा। प्रिज्म विनोद मंकारा की पुस्तक थी। कलर्स ऑफ डिवोशन अनीता भरत शाह की थी। माया मोदी आजाद, ये सुधा पाई और सज्जन कुमार की पुस्तक थी। रूपा पाई ने द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रन लिखा। अशोक कुमार भट्टाचार्य ने इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स लिखा। सतीश चंद्रा की पुस्तक आई ए लाइफ वेल स्पेंट। वहीं मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पुस्तक सुनिंदर सिंह ने लिखा। अभय के की पुस्तक नालंदा आई। अजय टू योगी आदित्यनाथ शांतनु गुप्ता की पुस्तक थी। क्लियर है, जनवरी से जून तक की ई बुक भी अपनी आ चुकी है। जिनको जिनको ई बुक लेना है वो जाकर के इसे प्राप्त कर सकते हैं। एमजेटी ऐप पर ये अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको यहाँ पर ई बुक मिल जाएगी कैटेगरी वाइज चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए, अब हम लोग रिवीजन सेक्शन पर आते हैं। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया गया था। शासन अपल्यादारी पहल, इसको शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। और अभी हाल ही में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश बन गया है। टीसीएस कंपनी जो है इसने गूगल क्लाउड के साथ जनरेटिव एआई पर साझेदारी की घोषणा की है। और अभी हाल ही में बांग्लादेश और अमेरिका दोनों के बीच में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ टाइगर शार्क 40, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। जसवंत सिंह बिरदे ये ब्रिटेन के पहले पगड़ीधारी लॉर्ड मेयर बनाए गए हैं। और जेवलिंग रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं नीरज चोपड़ा। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का आयोजन जो है उद्घाटन ये नेपाल में किया गया। बीएसएनएल ने देश भर में 4G लॉन्च करने के लिए टीसीएस के साथ समझौता किया है। 15,000 करोड़ की ये डील हुई है। स्पेस एक्स ने सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा हुआ है। कॉमनवेल्थ दिवस 24 मई को मनाया गया। त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बनाए गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा पुरस्कार, अंतर्भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार, इसको समाप्त करने की घोषणा की है। ये 2 पुरस्कार बंद किए जाएंगे। टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर बन गया है एडिडास। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था जर्सी स्पॉन्सर, तो जर्सी स्पॉन्सर बन गया है ड्रीम 11। और भारतीय रेलवे ने अभी हाल ही में 20 ब्रॉडगेज इंजन प्रदान किए हैं बांग्लादेश को। हैंके की वार्षिक दुख सूचकांक में भारत 103वें स्थान पर आ गया है। और अभी हाल ही में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया, जब पीएम मोदी जी वहां पर गए हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन यानी कि FIBA एशिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर के गोविंदराज को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 3रा संस्करण उत्तर प्रदेश में हुआ। और अभी हाल ही में सोनू सूद जो कि भारतीय बहुत ही फेमस अभिनेता हैं, इन्होंने एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर में मानद उपाधि प्राप्त की हुई है। क्लियर है, अब लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करते हैं। कल मैंने पूछा था निर्यात के लिहाज से देश का शीर्ष निर्यातक जिला कौन सा बना है, तो गुजरात का जामनगर बना हुआ है, सबसे ज्यादा आज के टाइम पर एक्सपोर्ट करता है। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक रस्किन बॉन्ड ने लिखा हुआ है। आज आपको क्या बताना है, आज आपको बताना है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है। इसके अलावा प्रसिद्ध मोनपा जनजातियों का संबंध निम्न में से किस भारतीय राज्य से। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।